हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुहानी अवस्थी और आपका मेरे चैनल में वेलकम है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये टॉपिक आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा और बहुत सारी क्लासेस में भी आप इसको पढ़ेंगे, जैसे कि 11th क्लास में भी है। आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तब भी ये टॉपिक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं क्लासेस में, बस उनका लेवल हाई हो जाता है। तो आज हम लोग इसको ग्रेजुएशन के पर्पज़ से पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको सबको पता है, वो सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है। एक सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और जो एनिमल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये जो थी ना, वो सी नगेली और सी क्रैमर ने प्रपोज की थी। मतलब उन्होंने पाया था कि कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम का भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, कब? 1855 में। तो ये क्या काम करती है? जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की बॉडी में ये स्किन है, तो क्या काम करती है स्किन? ताकि जो अंदर का मटेरियल है बाहर ना आ जाए। मतलब इट्स वियर्ड, कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे अगर स्किन ना हो हम लोगों के ऊपर। तो इसलिए जैसे स्किन का काम हमारे शरीर के मटेरियल्स को अंदर तक रखना है, ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के साथ करती है। उसके मटेरियल को बाहर ओवरफ्लो नहीं होने देती है और वो उसके आउटर बाउंड्री की तरह काम करती है। जैसे कोई भी आपका गार्डन है तो आप उसमें फेंसिंग करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से समझना है। तो ये होता है। अब जैसे हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो जैसे अगर हम लोग सेल वॉल पढ़ना चाह रहे हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग उसको अलग से करके देखना पड़ेगा ना, उसका आइसोलेशन करना पड़ेगा। आइसोलेशन मतलब किसी भी चीज़ को अनकंटामिनेटेड करके उसको बाहर जाके स्टडी करना। जैसे कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आपके बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि आपका मसल सेल हुआ, आपका आरबीसीज हुआ, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनसे ज़्यादा अच्छी तरह हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी कर सकते हैं। देखिए कैसे। आरबीसीज में ना ही आपका न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनेलिजी होती है। तो हम लोग आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। हम लोग को सारे काम इजी चाहिए होते हैं ना, मतलब कुछ भी हम लोग को मेहनत ना करनी पड़े। तो उसी तरीके से हम लोग इसको भी ईजी बनाने के लिए इसको आरबीसीज में स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग को ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े सेल की। इसलिए तो जब इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, तो ये रीजंस है कि हम लोगों को आरबीसी को ही क्यों चुनना है आइसोलेशन करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रोसेस देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे निकाल पाएंगे किसी सेल से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालने का काम बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर हम लोग इसको सीख लेते हैं। हम लोग करने तो जा नहीं रहे हैं वैसे एक्सपेरिमेंट, बट ऐसी थ्योरी क्रिटिकल सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आइसोलेशन करने के लिए एक आपको आरबीसी सेल चाहिए होगा। आरबीसी सेल चाहिए होगा। हाँ, मैं एक आपको बात बताना भूल गई। आरबीसीज आपकी बॉडी में बहुत ही हैं, मतलब ब्लड तो बहुत ही है ना आपकी मतलब बॉडी में, तो आरबीसीज तो बहुत ही ज़्यादा, मिलियंस ऑफ आरबीसीज आपके अंदर हैं। तो इससे क्या है कि अगर शायद एक मर भी गया आइसोलेशन करते समय, बाई चांस ऐसा ना हो, पर अगर मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, आपके पास बहुत सारे हैं। कुछ सेल्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, आप उन्हें नहीं यूज़ कर सकते, पर कुछ होते हैं जो बहुत सारे होते हैं तो हम लोग उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आरबीसीज उन सेलों में आता है जो हम लोग के पास बहुत सारे हैं, तो हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आरबीसीज को करने के लिए हम लोग को एक प्रोसेस होती है हीमोलिसिस। ध्यान से सुनिएगा, हीमोलिसिस नाम से क्या पता चल रहा है? हीमोलिसिस, हीमो की लिसिस मतलब ब्लड की लिसिस, ब्लड सेल की लिसिस। लिसिस किसी चीज़ का ब्रेकडाउन, वो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हीमोलिसिस हम लोग को करनी है तो उसके लिए हम लोग को आरबीसीज को डिप करके रखना पड़ेगा, किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्ट सॉल्यूशन में। ठीक है, इसके
करने से क्या होता है, जो इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आरबीसीज के अंदर भर जाता है, तो आरबी स्वैल हो जाती है, मतलब फूल जाती है एकदम गुब्बारे जैसी, फिर वो फट जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, आपने टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम तो सुना होगा। वो क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर जाके लिसिस करवा देता है, उसकी सेल वॉल को फाड़ देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हाइपोटोनिक जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें जब हम लोग आरबीसीज को रखते हैं कुछ देर के लिए, तो उसका पानी जो है वो उसके अंदर स्वेल मतलब स्वेल करवा देता है, स्वेलिंग ला लेता है, फिर उसे बस्ट मतलब फाड़ देता है। जब आपका अगर फट जाएगा सेल तो उसके अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी, आपके पास क्या बचेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही तो हम लोग को चाहिए, तो हो गया काम। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। ये हो गया। अब इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशंस बनती हैं, ये कंडीशंस बनती हैं कि एक, जब आप मतलब आरबीसीज को, जैसे देखो गोस्ट नाम मैं बताती हूँ, जब आरबीसीज का आप चिथड़ा उड़ा दो, मतलब उसका सारा मटेरियल बाहर निकाल दो, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच जाए, तो उस आरबीसी के सेल को जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बची है उसको हम लोग गोस्ट कहते हैं। दो टाइप के गोस्ट बताए हैं, वाइट और रिसील्ड। ये भूत वाला गोस्ट नहीं है, ठीक है, वाइट और रिसील्ड। वाइट मतलब जैसे कि वाइट कलर में वाइट नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने एकदम बड़ी तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर दिया आरबीसी को, मतलब इसमें बहुत सारा सॉल्ट सॉल्यूशन हाइपोटोनिक आपने डाल दिया, वो एकदम तेज़ी से फट गई, मतलब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। और उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें जो परमेबिलिटी फंक्शन होता है, मतलब किसी भी चीज़ को वो अंदर बाहर कर सकती है, यही तो फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि अंदर और बाहर, मतलब अंदर से कुछ चीज़ें बाहर सेल के और बाहर से कुछ चीज़ें अंदर सेल की, जैसे कि टॉक्सिक वेस्ट जो है वो बाहर निकालेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालेगा, अंदर लाएगा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को समझना पड़ेगा, तो ऐसा करती है वो। तो हम लोग को यहाँ पे वाइट गोस्ट क्या समझना है कि जब बहुत ही तेज़ी से हम लोग उसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो उस पर कुछ नहीं बचेगा, और जो परमेबिलिटी फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो तब हम लोग को मिलेंगे वाइट गोस्ट, जब हम लोग बहुत ही तगड़ा वाला हीमोलिसिस करेंगे। अगर हम लोग माइल्ड करते हैं, तो छोटा मोटा करते हैं, बस हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाए पर उसकी परमेबिलिटी फंक्शन ख़त्म ना हो, तो हम लोग को जो मिलते हैं वो होते हैं रिसील्ड गोस्ट। मतलब उनको आप वापस से यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, परमेबिलिटी फंक्शन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं उसी में कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मतलब हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ तो लिया, पर अब ये बनता कैसे वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो देखते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, बट हमने यहाँ पे ये भी ऐड किया है क्योंकि काफ़ी बुक्स में ये मेंशन है। तो हम लोग क्या जा रहा है, दो पढ़ रहे हैं, दो और पढ़ लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में, इसलिए इनकी कोई चर्चा नहीं करता है। वही है ना, छोटे लोगों को सब लोग दबा लेते हैं, पर यहाँ पे नहीं है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। मतलब लिपिड प्रोटीन आपके मैक्सिमम अमाउंट में है और ये कम अमाउंट में है, मिनिमम अमाउंट में है। तो जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में कौन कौन से लिपिड्स आते हैं, काफ़ी टाइप के लिपिड्स होते हैं, काफ़ी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। देखो प्रोटीन्स की बात चल रही है तो आपके जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग, मतलब प्रोटीन्स तो काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, पर आपके सिलेबस में आगे जाके इसेंशियल अमीनो एसिड्स ज़रूर आएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता रही थी, वही वाले हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। वलीन होता है, काफ़ी सारे फिनाइलएलेनिन होता है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये जो सारे हैं वो आपके लिपिड्स होते हैं। देखो आपको इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने कभी गौर नहीं किया होगा पर मैं आपको बताती हूँ। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड, फॉस्फो मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप है तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मतलब मैं आपको बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट से मतलब है इसका, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स तो ग्लाइकोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ही गंदा होता है हम लोग की बॉडी के लिए, पर हाँ ये भी आपका लिपिड्स में ही आता है। प्रोटीन में आपका सेरीन आ जाएगा, वलीन आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। ये जो होते हैं ना लिपिड्स, इनका एसिडिक नेचर होता है और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इनका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं, वो तो हम लोग को पता ही है। तो ये एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं, प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन से। जैसे कि इसका आपका फॉस्फोलिपिड्स अगर सीरीन से जुड़ने जा रहा है तो फॉस्फोटिडिल टाइडल सीरीन बनेगा, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं लिपिड बाइलेयर की। देखो इस पे मैं तो जानती हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मतलब एक उसके पर्पज़ से कि आपको इतनी जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इट इज़ एम्फीपैथिक इन नेचर एंड फॉर्म अ बाइलेयर। एम्फीपैथिक मतलब क्या होता है, जिसके पास हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी हो और हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी हो। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके पास होता है एक हेड, एक होता है इसके पास एक टेल होता है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब उसे वाटर बहुत पसंद है, पानी से उसे प्यार है। और हाइड्रो जो फोबिक होता है वो डरता है वाटर से, वो वाटर हेटिंग है, वो वाटर लविंग है। तो ये दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, ये डायग्राम तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा ना, उसे ये पता होगा ये मिसल्स कैसे बनते हैं। जब हम लोग कपड़े धोते हैं ना, तब भी ये मिसल्स बनते हैं, और ये मिसल्स आपकी बॉडी में भी हैं। वियर्ड्स बट इट ट्रू। तो इट इज़ एम्फीपैथिक एंड फॉर्म अ बाइलेयर। मतलब ये एम्फीपैथिक होता है, मतलब इसके पास हेड भी होता है जो कि पोलर, पोलर से मतलब क्या है भाई, हाइड्रोफिलिक, और टेल जो होता है वो नॉन पोलर मीन्स हाइड्रोफोबिक। बहुत ईजी है। एंड फॉर्म अ बाइलेयर, जैसे कि लिपिड की जो बाइलेयर होती है वो कैसे बनती है, एक यहाँ पे तो एक उसके नीचे, ऐसे ये ऐसे करेंगे ना तो ये बाइलेयर बन गई। ये नहीं केवल एक ही है, नहीं दो है हम लोगों के पास, तो बाइलेयर बन जाती है, ठीक है। और उसके बीच में प्रोटीन्स होते हैं काफ़ी सारे, ऐसे ये जुड़े होते हैं आपस में। असिमेट्रिकल ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये असिमेट्रिकल होती है, मतलब जो बाइलेयर होती है जैसे एक ये एक ये है, तो ये नहीं है मतलब इन सब दोनों में बराबर चीज़ें बटी हुई हैं, नहीं, इन दोनों लड़ाई कर ली है, तो जिसके हाथ जो लगा है वो आ गया है। जैसे कि एक हाफ में होंगे आपके ग्लाइकोलिपिड्स और दूसरे हाफ में होंगे आपके फॉस्फोलिपिड। इन लोगों ने लड़ाई कर ली, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड डले हुए थे, इन्होंने कहा नहीं मैं तो ये लूँगा, मैं तो ये लूँगा, मैं तो ये लूँगा। तो दोनों ने क्या किया, बराबर बराबर बांटने की जगह अपना अपना उठा लिया, अपना अपना करने लगे, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाइलेयर का, उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आज के लास्ट के टॉपिक पे। तो हम लोग को बस अब ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर सच में होता कैसा है। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था ये हेड होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये हेड होता है, और ये होता है आपका टेल, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है ना ये सब पानी भरा हुआ है। यहाँ पे आपकी सेल्स में पानी होता है, मेरे में तो है, आपके में है, हाँ है। तो ये सब पानी भरा हुआ है, ये तो पानी से प्यार करता है ना, ये वाटर लविंग है, पर ये तो नहीं करता, तो इसको ये छुपा के रख रहा है। ये मम्मी है, ये बच्चा है, तो इसको ये प्रोटेक्ट कर रही है बाहर के लोगों से कि नहीं वहाँ तुम जाओ, वो गंदे लोग हैं। तो ये अपने बच्चे को छुपा के रख रही है यहाँ पे, टेल को। ये हाइड्रोफोबिक है, इसको डर लगता है पानी से, इसलिए, ठीक है। ये जो बनाए हैं मैंने, अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, मैं पहले ही बता देती हूँ, पर आप लोग देखिए ये जो बनाए ये सारे क्या है, इंट्रीगल प्रोटीन है। प्रोटीन देखो दो टाइप के होते हैं, एक पेरीफेरल एक इंट्रीगल। जैसे मैंने ये बनाए ना, ये पेरीफेरल है, मतलब ये आउटसाइड है, उनमें कोई दखलंदाजी नहीं दे रहे हैं बाइलेयर में, पर ये बीच में घुस रहे हैं आके, बीच में मुँह मार रहे हैं आके, तो ये गंदे लोग हैं। पर हम लोग को क्या करना, इंट्रीगल प्रोटीन है, ये होते हैं आपके पेरीफेरल, ये बाहर होते हैं, ये अंदर होते हैं। ये जो डली है ना, ये नेटवर्क प्रोटीन है आपकी, मतलब दो अगर कनेक्ट प्रोटीन्स हैं तो वो आपकी नेटवर्क बना रही है, तो वो नेटवर्क प्रोटीन है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड थैंक यू।